Hello students, next topic is range of alpha particle. लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि अल्फ़ा पार्टिकल जो कि एनर्जेटिक हीलियम न्यूक्लियाई हैं, इनकी एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करती है। और कितनी एनर्जी होगी अल्फ़ा पार्टिकल की, ये डिपेंड करता है कि ये किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट हो रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल थी, 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड के, जो कि 5 और 7% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, दीज आर हीलियम 2+ आयंस हैं। और जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब ये क्या करते हैं, मैटर को या तो आयनाइज कर देते हैं, मैटर के एटम्स को, या फिर एक्साइट कर देते हैं। सपोज कि अल्फ़ा पार्टिकल किसी सोर्स से एमिट हो रहे हैं और इसके बाद ये एयर में मूव हो रहे हैं, तो एयर में प्रेजेंट जो भी मॉलिक्यूल या एटम्स होंगे ये उनके साथ इंटरेक्ट करके एटम को या तो आयनाइज कर देंगे या एक्साइट कर देंगे। आयनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जब चार्ज मूविंग एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो उन एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है और जो एटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, आयनाइजेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज़ करता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, एक्साइटेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल या हम कोई हैवी चार्ज पार्टिकल कंसीडर करें, वो जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मैटर में जो प्रेजेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर दें और अपनी एनर्जी कम कर लें। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। तो जब हैवी चार्ज्ड अल्फ़ा पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ या तो आयनाइजेशन होती है या एक्साइटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल क्या हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की हाई आयनाइजिंग पावर होती है एंड दीज पार्टिकल्स आर हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर। इसका क्या मतलब है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ तो उसको क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं और इनकी मैटर के थ्रू पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि ये किसी थिन शीट ऑफ पेपर के थ्रू इजीली पास हो जाते हैं, बट अगर इन पेपर्स की कुछ लेयर कंसीडर की जाए इस तरह से तो ये इस पेपर इन लेयर्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मींस कुछ लेयर अगर कंसीडर की जाए पेपर की तो ये इजीली उससे स्टॉप हो जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का क्या मतलब है कि सोर्स से एमिट होने के बाद किसी भी मैटर के थ्रू कितने डिस्टेंस तक विदाउट लूजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर सकते हैं। तो वो क्या है, रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, इट इज़ maximum distance through which alpha particles can travel into एनी मीडियम। कि अगर हम गैस कंसीडर करें, सपोज इनटू गैस विदाउट लूजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि ये पर्टिकुलर किसी मीडियम में मैक्सिमम डिस्टेंस है
कि जिस डिस्टेंस के बाद अल्फ़ा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाए, ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और जनरली जो अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज है वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एयर में एक्सप्रेस करते हैं एट 760 mm ऑफ प्रेशर एंड 15 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि जो रेंज है ये प्रेशर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो हम देखते हैं कि रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल किस पे डिपेंड करती है। रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली इवेलुएट किया गया कि जो रेंज है वो वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उस पर इनिशियल जितनी अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल में उसकी रेंज कितनी होगी। सेकंड किस पे डिपेंड करती है, सेकंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो एमिट हो रहे हैं। थर्ड किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल through which they pass। डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से वो पास हो रही हैं। जैसे कि हम देखें कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल सॉलिड या फिर लिक्विड के थ्रू पास होते हैं तो उनकी जो रेंज है वो रेंज अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ mm है फॉर फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी के लिए। और अगर यही हम गैस के थ्रू इसकी रेंज एवेलुएट करें तो ये क्या है, फ्यू सेंटीमीटर फॉर फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज गैस के थ्रू निकाली जाए तो ये ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन विद सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसा क्यों है, बिकॉज कि सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इस मटेरियल के थ्रू उसकी रेंज, अल्फ़ा पार्टिकल की जो रेंज है वो लेस है इस कंपैरिजन विद गैसेस। तो ये इस पे भी डिपेंड करती है कि जो मटेरियल हमने लिया है जिसके थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल पास हो रहे हैं वो कौन सा मटेरियल है। और फोर्थ किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा रेंज उतनी कम होगी और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा रेंज होगी। तो ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अल्फ़ा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट हो रहे हैं और वो किस मटेरियल के थ्रू पास हो रहे हैं। और सपोज़ अगर हमने जो मटेरियल कंसीडर किया है, गैसेस मटेरियल लिया है अगर, तो उसका प्रेशर कितना है और मटेरियल का टेम्परेचर कितना है, तो इन सब पे रेंज डिपेंड करती है। सो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप शो किया हुआ है कि जिसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंटली अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज इवेलुएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें, इसे वैक्यूम चैम्बर में रखा गया है क्योंकि हम इंटरेक्शन किससे करवा रहे हैं, गैसियस मीडियम से करा रहे हैं। तो उसके सोर्स से एमिट होने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल किसी और मीडियम से, या यहाँ एयर में भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनसे इंटरेक्ट ना हो, तो इसे एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा जाता है। तो इस तरफ ये क्या है, दिस इज़ अ लेड कैविटी जिसके बीच में रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया है जो क्या कर रहा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। और यहाँ पे होल रखा गया है जिससे हम फाइन बीम ले सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की। और ये फाइन बीम जो एमिट हो रही है अल्फ़ा पार्टिकल की, इसे किसके थ्रू, किस में एंटर कराया जा रहा है, इसे आयनाइजेशन चैम्बर में। इस आयनाइजेशन चैम्बर में गैस फील्ड है और जो ये डॉटेड लाइन है दिस इज़ अ गोज़, ये एक तरह से जाली टाइप सा होता है कि जिसके थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल इजीली पास हो सकते हैं। और इस तरफ क्या है, इस तरफ ये डी प्लेट है, इस प्लेट इसके डी प्लेट और गोज़ को हाई टेंशन बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, गोज़ को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो इस तरफ डी प्लेट है इसे
नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमीटर भी लगाया गया है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल मीडियम से इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ उनकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जब यहाँ से एमिट होने के बाद जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल, एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल्स इस मीडियम में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के साथ या एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, आयनाइजेशन करेंगे और आयन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे। और ये आयन पेयर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और जो आयंस हैं वो डी प्लेट की तरफ मूव होंगे। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और इस करंट को इलेक्ट्रोमीटर में क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितने आयन पेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, इस इलेक्ट्रोमीटर में करंट मिलेगा। तो जब तक ये करंट पर्टिकुलर, जैसे जैसे आयनाइजेशन होगी तो चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, और लूज़ करेगा तो कोरस्पॉन्डिंगली करंट भी रिड्यूस होगा। तो इस करंट को नोट करके हम क्या बता सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज बता सकते हैं। और यहाँ से देखें कि ये जो चैम्बर है इसे मूव भी किया जा सकता है। तो सपोज़ इनिशियली ये चैम्बर इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज निकालें और धीरे धीरे इस चैम्बर को दूर कर लेते जाएं, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो रेंज इवेलुएट की, इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया किसके साथ, नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस पर mm ऑफ पाथ, इसे स्पेसिफिक आयनाइजेशन भी बोलते हैं, कि कितने आयन पेयर प्रोड्यूस होंगे पर mm ऑफ पाथ के। तो ये ग्राफ किस तरह से आया था, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या है, रेंज इन सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पर क्या है, स्पेसिफिक आयनाइजेशन। तो अगर हम इनिशियली देखें तो इनिशियली एक पर्टिकुलर नंबर में आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं और इलेक्ट्रोमीटर में करंट मिल रहा है हमें। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर करंट, कांस्टेंट करंट मिलता है, तो एक पर्टिकुलर रेंज के बाद आप यहाँ देखें कि ये जो करंट है ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके बाद क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होके यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर वो पॉइंट है जहाँ अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो आप यहाँ तक देखें कि इस पॉइंट पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जब वो आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर करते हैं, आयन पेयर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लूज़ करते जाते हैं। तो इससे क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल लेस एनर्जी से मूव करते हैं, तो वो ज़्यादा एटम्स के साथ इंटरेक्शन होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज़ आप बाइक चला रहे हैं और बाइक बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है, तो आप आसपास के जो भी लोग आसपास के होंगे उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और यही अगर बाइक थोड़ा स्लो चलाएंगे तो आप आसपास के लोगों के साथ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और अगर बाइक बहुत ही स्लो है तो आप आसपास जा रहे लोगों के साथ बात भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी इंटरेक्शन कितनी होगी। इसी तरह से आप ये देखें कि जब अल्फ़ा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं तो उनकी इंटरेक्शन इन कंपैरिजन विद कि जब वो कुछ एनर्जी लूज़ करता है उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रेंज के बाद जो आयन पीरियड प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो करंट हमें ऑब्ज़र्व हो रहा है इलेक्ट्रोमीटर में, वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके बाद क्या है कि जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी लूज़ करता है तो करंट की वैल्यू रिड्यूस होने लग जाती है। अब आप ये कर्व अगर हम यहाँ से टेंजेंट प्लॉट करें तो इस पॉइंट पे ज़ीरो होना चाहिए था, बट ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड हो रही है रेंज इस पॉइंट पे। यहाँ से देखें ये थोड़ा सा पोर्शन है, ये पोर्शन है जहाँ पर रेंज क्या है, जो एक्सपेक्टेड रेंज आनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेंज है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रेगलिंग ड्यू टू लॉन्ग रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। कि ये क्या है कि जो एक्सपेक्टेड रेंज आनी चाहिए थी उस रेंज से क्या है, फ्लक्चुएशन है, तो इसे स्ट्रेगलिंग बोलते हैं। और आप यहाँ देखें जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट की अगर इसे वाई एक्सिस पे ज्वाइन करा दिया जाए तो इसे बोलते हैं मीन रेंज। दिस आर नोट इज़ अ मीन रेंज। ये मीन रेंज क्या है, ये वो रेंज है जिस पॉइंट पर आकर प्रोड्यूस जो नंबर ऑफ आयंस पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने इनिशियल के क्या हो जाएं, 50% रह जाएं। कि सपोज करो यहाँ पर 100 प्रोड्यूस हो रहे थे, तो ये वो डिस्टेंस है जिस पर कितने प्रोड्यूस होंगे, कितने रह जाएंगे, वो अपने इनिशियल के हाफ मीन्स 50 रह जाएं। क्लियर। सो दिस इज आर नोट इज़
मीन रेंज। तो आप नेक्स्ट देखें कि ये स्ट्रेगलिंग क्या है। स्ट्रेगलिंग क्या है कि जो एक्सपेक्टेड रेंज थी उस रेंज से क्या है थोड़ी ज़्यादा रेंज आ रही है, और इसे स्ट्रेगलिंग ड्यू टू लॉन्ग रेंज अल्फ़ा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और इस स्ट्रेगलिंग का रीज़न क्या है, फर्स्ट आप ये देखें कि स्ट्रेगलिंग क्या होती है। स्ट्रेगलिंग इज़ in a beam of alpha particle having same initial velocity do not have the same range but there is a fluctuation in range called straggling। कि अगर जो इनिशियली अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स से एमिट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी सेम भी है, उसके बाद भी अगर फाइनल जो उनकी रेंज है वो रेंज सबकी सेम नहीं है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेगलिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, स्ट्रैगलिंग ड्यू टू लॉन्ग रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब इनका इस स्ट्रैगलिंग का क्या रीज़न है, आप यहाँ से देखें कि फर्स्ट रीज़न तो ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो सोर्स से एमिट हो रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सबकी जो एनर्जी या फिर ये कहें वेलोसिटी है वो सबकी सेम होगी। किसी की वेलोसिटी, उस वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन भी होती है। जैसे कि हमने यूरेनियम के केस में देखा था कि एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट थी। तो हो सकता है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो इससे थोड़ी ज़्यादा हो, दैट मे बी 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर जो एनर्जी है या वेलोसिटी है उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन है, एनर्जी में फ्लक्चुएशन है, ये एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, कि अगर हम इन अल्फ़ा पार्टिकल से देखें तो इनकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये भी एक रीज़न है कि जो स्ट्रैगलिंग ऑब्जर्व हो रही है ग्राफ में। और नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होकर अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी अल्फ़ा पार्टिकल्स को उनके पाथ में जो मॉलिक्यूल्स एनकाउंटर हो रहे हैं उन सबको सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनकाउंटर हो रहे हैं। जैसे कि आप ये देखें इसमें, इस पिक्चर में, कि हमने 3 अल्फ़ा पार्टिकल्स ले कंसिडर किए हैं और सबकी इनिशियल जो वेलोसिटी है या इनिशियल एनर्जी है वो सेम है। तो फर्स्ट जो रेंज है, यहाँ से देखें, रेंज फर्स्ट, रेंज सेकंड और रेंज थर्ड तीनों इक्वल नहीं है, जबकि सबकी इनिशियल एनर्जी सेम है। तो आप यहाँ देखें कि अगर हम फर्स्ट रेंज देखें तो जो फर्स्ट इस अल्फ़ा पार्टिकल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स एनकाउंटर हो रहे हैं वो सेकंड वाले से डिफरेंट है, और इसी के को कंपेयर करें अगर थर्ड से तो थर्ड से भी डिफरेंट है। तो इस स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन की वजह से भी जो रेंज है वो एक्चुअल वो रेंज नहीं आती जो होनी चाहिए थी। तो रेंज में क्या है, फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व होती है, जिसे स्ट्रैगलिंग बोलते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एनकाउंटर हो रहे हैं कि वो अपनी नेट जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो कर ले, कि अल्फ़ा पार्टिकल मैक्सिमम जो रेंज है उसकी ये तीनों के लिए डिफरेंट आ रही है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जब वो एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है, ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, हीलियम 2+ आयन है। तो जब ये मैटर के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये 2+ क्या बना ले, हीलियम प्लस बना लें। तो इनकी जो आयनाइजिंग पावर है, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रल होने से पहले हीलियम प्लस बना लेते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि क्या है कि रेंज में फ्लक्चुएशन आ सकती है। और ये क्योंकि हीलियम प्लस आयन के पास भी आयनाइजिंग पावर है और ये भी क्या करते हैं, फर्दर आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ जो हीलियम 2+ आयन है ये क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रल बना लें, बट कुछ ऐसे हों कि हीलियम प्लस बन जाएं और हीलियम प्लस के पास भी आयनाइजिंग पावर होती है जो फर्दर आयन पेयर प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमें क्या ऑब्जर्व होती है कि ग्राफ में हमें क्या है, स्ट्रैगलिंग ऑब्जर्व हो रही है। सो ये क्या है, दिस इज़ अबाउट द रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और ये जो कर्व हमने ये शो किया है ये किसके बीच में, रेंज और स्पेसिफिक आयनाइजेशन के बीच में, इसे ब्रैग्स कर्व भी बोलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रेंज है ये वेलोसिटी की, आपको इनिशियली भी जब स्टार्ट कराया था तो ये बताया कि रेंज किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रेंज है, रेंज किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू ए इंटू क्यूब ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और जो ये रिलेशनशिप है ये मीडियम वेलोसिटी के लिए वैलिड है कि सपोज अगर हम रेंज ऑब्ज़र्व करें इनिशियल वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग, तो अगर रेंज 3 to 7 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये रिलेशनशिप वैलिड है। बट अगर हम लो वेलोसिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करें तो उसके केस में जो ये रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। और अगर यही हम हाई वेलोसिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करें तो रेंज किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है, दिस इज़ 4 times ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो जो रेंज है वो इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड तो करती है, बट उनका रिलेशनशिप क्या होगा ये यूनिवर्सल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी का कितना ऑर्डर है। और इस रिलेशन से हम फर्दर एनर्जी के साथ भी रेंज का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। आप ये देखें कि एनर्जी किसकी इक्वल है, हाफ mv² के। तो यहाँ से 2 times ऑफ एनर्जी ओवर में m, ये पावर क्या आ जाएगी 1/2 इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम जनरल ये देखा ये रिलेशनशिप इनिशियल के क्यूब के इक्वल है, तो अगर ये वैल्यू यहाँ वेलोसिटी की सब्स्टिट्यूट करें तो रेंज का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, दिस इज़ 2e ओवर में m की पावर 3/2। और ये 2 और m ये कांस्टेंट हैं, तो अगर हम इसे सपोज b से रिप्रेजेंट करें तो एनर्जी के साथ रिलेशनशिप क्या आ जाएगा 3/2, दिस इज़ इनिशियल एनर्जी। तो रेंज एनर्जी से किस तरह से रिलेटेड है, दिस इज़ 3/2 ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ से एनर्जी और रेंज के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। और इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन बताया गया है, दिस रिलेशन बिटवीन रेंज एंड वेलोसिटी एंड रेंज एंड एनर्जी, इसे गाइगर लॉ भी बोलते हैं। और ये जो रिलेशन है एनर्जी और रेंज के बीच में, ये सिंगल यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ये 4 times हो जाती है, और वेलोसिटी अगर बहुत कम है तो ये 3/2 हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक है गाइगर नटल लॉ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। गाइगर नटल लॉ गाइगर नटल लॉ क्या है, ये एक बहुत ही रिमार्केबल रिलेशन है किसके बीच में, डिके कांस्टेंट एंड रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, डिके कांस्टेंट क्या है, डिके कांस्टेंट हमने ये पहले देखा था कि सपोज अगर dt टाइम कंसिडर किया जाए तो dt टाइम में कितने नंबर ऑफ एटम्स अपने इनिशियल नंबर ऑफ एटम से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। कि सपोज अगर n नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इनिशियल है, तो कितने जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ डिके कांस्टेंट। और ये डिके कांस्टेंट किससे रिलेटेड है, ये हाफ लाइफ से रिलेटेड था कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कितनी हाफ लाइफ होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दिया था किसने, गाइगर और नटल ने इन 1911 कि जो क्या था, किसके बीच में था, कि डिके कांस्टेंट और रेंज के बीच में था। और इन्होंने बताया कि जो डिके कांस्टेंट और रेंज है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतना ही ज़्यादा डिके कांस्टेंट होगा, और जितना ज़्यादा डिके कांस्टेंट होगा उतनी कम हाफ लाइफ होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था किसके बीच में, डिके कांस्टेंट और रेंज के बीच में। और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था किसके बीच में, log ऑफ विद बेस 10 बिटवीन रेंज एंड log ऑफ बेस 10 बिटवीन डिके कांस्टेंट। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, आपने पहले जो सीरीज़ स्टडी की हैं, यूरेनियम सीरीज़, थोरियम सीरीज़ एंड एक्टिनियम सीरीज़, आप यहाँ देखें कि इस सीरीज़ के लिए अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए
log ऑफ रेंज एंड log ऑफ डिके कांस्टेंट के बीच में। तो ये जो ग्राफ आ रहा था इनके बीच में, ये स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हो रही थी, और यहाँ यूरेनियम सीरीज़ के एलिमेंट हैं, इस पर थोरियम सीरीज़ के एलिमेंट हैं, और इस पर एक्टीनियम सीरीज़ के एलिमेंट हैं। और अगर इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिखा जाए तो ये किसके इक्वल था? दिस इज़ इक्वल टू log ऑफ 10 इज़ इक्वल टू ए log 10 रेंज प्लस में बी। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह से, जैसे y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के। यहाँ पर जो r है दिस इज़ रेंज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, दिस इज़ डिके कांस्टेंट। a एंड b क्या हैं? दीज आर कांस्टेंट। यहाँ पर जो a है, दिस a इज़ ए कांस्टेंट इज़ सेम फॉर ऑल सीरीज़, बट अगर b की बात करें तो ये b हर सीरीज़ के लिए पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए डिफरेंट है। नेक्स्ट, अगर हमने ये देखा था कि रेंज और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप है, तो हम इस रिलेशन को एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि डिके कांस्टेंट को एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम रेंज से रिप्लेस करेंगे इसे किसके साथ? एनर्जी के साथ, तो यहाँ कांस्टेंट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या शो किया हुआ है? ए डैश एंड बी डैश। तो यहाँ से ये क्या है कि log ऑफ डिके कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश log ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। और इसे हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, कि ये जो एनर्जी के साथ रिलेशनशिप हमें मिला है इसे हम हाफ लाइफ के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्योंकि डिके कांस्टेंट किससे रिलेटेड है? डिके कांस्टेंट हाफ लाइफ के साथ रिलेटेड है। तो अगर हम इनके बीच में रिलेशनशिप लिखेंगे हाफ लाइफ के साथ, तो ये रिलेशनशिप क्या होगा? log ऑफ हाफ लाइफ इज़ इक्वल्स टू, अब फिर से ये कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे, जिसे हम ए डबल डैश से भी शो कर सकते हैं, बी डबल डैश ओवर में एमिटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? हाफ लाइफ और एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हाफ लाइफ बता सकते हैं कि अगर हमें उससे एमिट होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज पता हो। तो अगर रेंज एक्सपेरिमेंटली इवेलुएट की जाए, सपोज़ अगर यूरेनियम सीरीज़ कंसीडर करें और इसमें से किसी एक एलिमेंट को कंसीडर करें और इसकी रेंज इवेलुएट कर लें, तो इस लाइन पर फिट करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? उसका डिके कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और अगर डिके कांस्टेंट पता है तो हम हाफ लाइफ बता सकते हैं। तो डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए क्या इवेलुएट कर सकते हैं? डिके कांस्टेंट इवेलुएट कर सकते हैं। सो दिस इज गाइगर नटर लॉ। थैंक यू स्टूडेंट्स।